हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू के नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग की जो गर्लफ्रेंड थी जो कि उससे 4 साल पहले छोड़ के गई थी, फाइनली आज वो फिर से वापस आ चुकी थी और विंग की इस स्थिति का कैसे फ़ायदा उठाना है ये भी अपने दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से सोच के आई थी। भले ही वो यहाँ पे इसलिए नहीं आई थी कि वो विंग की इस हालत का फ़ायदा उठाएगी। उसको नहीं पता था कि विंग अपनी याददाश्त भूल चुका है, लेकिन यहाँ आते हुए उसको यहाँ आने के बाद उसको ज़रूर पता चला कि विंग ऑलमोस्ट अपने 4 साल की सारी मेमोरीज भूल चुका है। और इस वक्त विंग का मानना है कि वही यानी कि वांग लिंगजाओ ही उसकी गर्लफ्रेंड है, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अब उसकी जो माइंड है ना उसको एक अलग तरीके का प्लान बता रहा है। और वो प्लान सच में हद से ज़्यादा इविल वाला था। यहाँ पे जैसे ही सभी लोग उससे देखते हैं तो सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो चुके थे, और जो ना समझने वाले लोग थे वो भी समझ चुके थे कि ये कौन है। यानी कि लान वांग जी भी समझ चुका था कि ये बंदी कौन है। और इस वक्त लान वांग जी को उस लड़की से इतना डर लग रहा था कि मानो एक पल के लिए उसने ये महसूस कर ही लिया था कि उसने विंग को पूरी की पूरी तरीके से खो दिया है। यहाँ पे वांग लिंगजाओ धीरे धीरे इविल स्माइल के साथ अंदर एंटर करते जाती है, और सभी लोग शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देख रहे थे। यहाँ पे जैसे ही वो अंदर आती है तो मैडम यू उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, और उसे ये कैसे पता चला कि विंग इस हॉस्पिटल में है। तो तभी वांग लिंगजाओ हंसते हुए आंसर करती है, क्या बात है मैडम यू, क्या आप नहीं जानती कि विंग कौन है और उसके बारे में कैसे मुझे पता चला होगा? ऑफ कोर्स रिपोर्टर्स के द्वारा, ऑफ कोर्स न्यूज़ के द्वारा। और यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ा माजरा नहीं है कि मुझे कैसे पता चला कि वो इसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बाहर हजारों रिपोर्टर्स अभी भी खड़े हैं विंग के बाहर आने के इंतज़ार में, और उसको ये पूछने के इंतज़ार में कि वो कैसा है। आखिरकार उन्हें भी न्यूज़ चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये न्यूज़ मेरे लिए इतनी यूज़फुल होगी कि उस न्यूज़ को सुनते हुए मैं यहाँ पे आ गई। भले ही मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपैथी दिखाने के लिए आई थी। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है अगर मैं इस तरीके से उसके सामने आऊँगी, उसके लिए चिंता करूँगी, केयर करूँगी, तो हो सकता है वो वापस से मेरे पास आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा मैटर ही चेंज है। मुझे तो उसकी केयर, ये दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो बस वैसे ही रहना है जैसे मैं उसके साथ रहती थी, क्योंकि आखिरकार 1 महीने के बाद हमारी शादी होने वाली थी जब मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन यहाँ तो विंग को अभी भी यही लगता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसा कहते हुए वो ऑलमोस्ट चेयर पे बैठने ही वाली थी कि तभी मैडम यू आंसर करते हुए बोलती हैं, तुमने सोच लिया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है, ये तुम्हारे लिए एक चांस है। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस चांस का फ़ायदा तुम्हें उठाने देंगे? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग तुम्हें इसी तरीके से इतनी इजीली हमारी विंग की लाइफ में फिर से आने देंगे? क्या सोच है तुम्हारी? तुम अपने ख्याली पुलाव आगे बढ़ाओ या फिर उन्हें और भी पकाने के लिए रखो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अब हम में से कोई भी तुम्हें विंग की लाइफ में दोबारा आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और ना ही तुम्हें दोबारा उसकी लाइफ में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि विंग को तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए मैडम यू जैसे ही कुछ आगे बोल पाती, वैसे ही वांग लिंगजाओ मैडम यू को आंसर करते हुए बोलती हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपके बेटे की लाइफ में आपकी इतनी भी इम्पोर्टेंस है कि आप एक बार उससे बोलेंगे मुझे छोड़ देने के लिए बिना किसी रीज़न के, और वो मुझे छोड़ भी देगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? खैर, मैं आपको यहाँ पे बुलाने के लिए आई थी क्योंकि विंग चाहता है कि हम सभी लोग उसके सामने बात करें, उससे कुछ बात करनी है। और इस वक्त मुझे लगता है कि शायद उसे हमारी शादी के बारे में ही बात करनी होगी। तो मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए और उसकी बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पे वांग लिंगजाओ जैसे ही मुड़ने वाली थी, वैसे ही मैडम ये उसका हाथ करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सामने लड़का दिखाई दे रहा है? पता है तुम्हें कौन है? नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मेरे विंग का बॉयफ्रेंड है, और बहुत जल्दी ही इनकी शादी भी होने वाली है। और रही बात विंग की मेमोरीज़ की, तो उन्हें तो हम कैसे ना कैसे वापस ले ही आएंगे। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो हम उसकी लाइफ में अब वापस नहीं आने देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम विंग की लाइफ से इतने दूर रहो, इतने दूर रहो कि विंग
कभी तुम्हें देख भी ना पाए, और अगर एक बार वो फिर से लान वांग जी के प्यार में पड़ ही जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें याद भी करेगा। लान वांग जी जो कि यहाँ पे वांग लिंगजाओ को देख रहा था इस तरीके से कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या इस लड़की से लड़ने के लिए वो तैयार है? क्या इससे अपने प्यार को वापस पाने के लिए वो तैयार है? क्या वो इतना कैपेबल है कि वो अपने ही प्यार को अपना बना पाएगा इस लड़की के होते हुए? यहाँ पे जैसे ही मैडम यू लान वांग जी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं तो वो रियलिटी में आ चुका था, और यहाँ पे वो जैसे ही महसूस करता है कि सामने जो लड़की है यानी कि वांग लिंगजाओ उसको एक ऐसी स्माइल के साथ देख रही है जैसे कि वो उसे चिढ़ा रही हो, और उसने अगले ही पल उससे बोलते हुए बोला, "हं, आपको लगता है कि आपका बेटा इस बच्चे से शादी करेगा? ये उम्र में ही अभी कॉलेज स्टूडेंट लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बेटे को हमेशा से ही अपने उम्र के लोग ही पसंद आए हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस लड़के का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है पास्ट लाइफ में थोड़ा बहुत फन के लिए उसने इसका साथ दे दिया हो या फिर इससे कुछ रिश्ते रख भी लिए हों, लेकिन आज की डेट में वो उस टाइम को भूल चुका है और आप में से कोई भी उसे अब याद नहीं दिला सकता। ऐसा कहते हुए वो यहाँ से जा चुकी थी, और यहाँ पे जाते हुए वो सभी को बहुत ज़्यादा शॉक्ड छोड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही वांग लिंगजाओ वहाँ से बाहर जाने ही वाली थी तभी लान वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और वीन के बीच में क्या रिश्ता था और वो किस तरीके का रिश्ता था, लेकिन मेरे और वीन के बीच के रिश्ते के बारे में ना तुम कुछ जानती हो ना ही तुम्हें कुछ पता है। और रही बात तुम उससे मुझसे छीन लोगी तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें वो मौका ही नहीं दूंगा जिस मौके पे तुम मेरे विंग के पास आ सको। यहाँ पे वांग लिंगजाओ मुड़ते हुए लान वांग जी को देखती है और एक स्माइल के साथ उसको बोलती है, तुम मुझे मौका नहीं दोगे, लेकिन तुम अच्छे से देख सकते हो कि किस्मत ने खुद मुझे मौका दिया है, और इस मौके का इंतजार मैं बहुत टाइम से कर रही थी। भले ही मैंने ये नहीं सोचा था कि विंग का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसकी लाइफ में वापस आने का मौका मैं ज़रूर चाहती थी, और आज किस्मत ने मुझे वो मौका दे भी दिया है। तो एक चीज़ तो याद रखो, तुम जैसे इंसान मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। लान वांग जी वांग लिंगजाओ का ये आंसर सुनते ही अपने कदमों को उसके पास जाके रोकता है और उससे बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा मेरे जैसे इंसान? हाँ, मुझे तुम्हारी तरह वक्त पे बदलना नहीं आता। हर वक्त जिस वक्त में तुम्हें तुम्हारा फ़ायदा नहीं दिखता उस वक्त को छोड़ देना मुझे नहीं आता, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मेरे रिश्ते को संभालना ज़रूर आता है। मेरे रिश्ते में किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है इसका मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस वक्त भले ही विंग मुझे भूल चुका हो, लेकिन इसकी उम्मीद में तुम भी मत बैठना कि मैं तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करने दूंगा। पास्ट लाइफ में तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो, लेकिन अब ना ही मैं तुम्हें ऐसी कोई परमिशन देता हूँ और ना ही खुद विंग तुम्हें ऐसी कोई परमिशन देने वाला है। इसलिए याद रखो, जितना हो सके उतना पहले ही विंग की लाइफ से निकल जाओ ताकि तुम्हें बाद में ज़्यादा तकलीफ ना हो। ऐसा कहते हुए लान वांग जी खुद उस रूम से बाहर जा चुका था, क्योंकि अभी अभी वांग लिंगजाओ ने यहाँ पे उन सभी को बताया था कि विंग उन सभी से बात करना चाहता है, और उसने अपने कदमों को विंग के रूम की तरफ बढ़ा दिया। विंग जो कि बेड में अभी लेटा ही हुआ था, वैसे ही लान वांग जी के डोर ओपन करने की वजह से वो उठ चुका था, और वांग जी के अंदर आने की आहट से ही वो अपनी आंखों को खोल भी चुका था। और सामने लान वांग जी को देखने के बाद वो एक स्माइल के साथ बोलता है, लान जान तुम आ गए, लेकिन बाकी कहाँ हैं? ओ, वो पीछे से आ रहे होंगे। बाय द वे मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो तो तुम सभी को बुलाने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ पे तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, वो तो खुद ही वापस नहीं आई। वो सभी से इतना अटैच है कि वो हर किसी से इतनी बात कर लेती है कि वो मुझे भूल ही जाती है। ऐसी ही है वो। ऐसा कहते हुए विंग अपने ही अंदर मुस्कुराने लगा था, और विंग को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देख लान वांग जी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन सेम टाइम पे उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये मुस्कुराहट उसके लिए नहीं है। लान वांग जी जैसे ही विंग के पास पहुंचता है वो देखता है कि विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा है। वो उसको हेल्प करता है अच्छे से बैठने में कि तभी तक वांग लिंगजाओ भी रूम के अंदर एंटर कर चुकी थी, और जैसे ही वो देखती है कि विंग लान वांग जी की हेल्प ले रहा है, और ऑलमोस्ट उसके चेस्ट पे ही उसने अपने सर को रखा हुआ है, क्योंकि लान वांग जी उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते
विंग का सर इस वक्त वांग जी के पास था, यानी कि उसके चेस्ट के ही पास था। और ये देखते हुए वांग लिंजाओ लान वांग जी के पीछे से उसको टोकते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? तो तभी विंग और लान वांग जी दोनों की ही नजरें वांग लिंजाओ पे पड़ती है। तो तभी लान वांग जी की तरफ से विंग सफाई देते हुए बोलता है, वो मुझे बस हेल्प कर रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था, इसलिए वो मुझे बैठने में हेल्प कर रहा था। एनीवेज, बाकी सभी लोग कहाँ हैं? मुझे सभी से बात करनी है। जैसे ही विंग का सेंटेंस कंप्लीट हो पाता, इससे पहले ही सभी लोग एक एक करके अंदर आने लगे थे। लानवांग जी भी एक साइड पे जाके बैठ चुका था और सभी लोग अपने अपनी सीट्स ले चुके थे। यहाँ पे वांग लिंजाओ, जो कि लानवांग जी विंग के बगल में ही बैठा हुआ था, उसको उसकी सीट से उठने के लिए बोल देती है, क्योंकि इस वक्त उसे उसके बॉयफ्रेंड के पास बैठना था। और विंग भी लानवांग जी को बोलता है कि उसे भी उसके गर्लफ्रेंड के साथ बैठना है, तो प्लीज़ किसी और सीट पे बैठ जाओ। वो नहीं जानता था कि वो लानवांग जी के साथ क्या कर रहा है, लेकिन लानवांग जी विंग के इस बिहेवियर से सच में बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे अब बात शुरू होने लगी थी। विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ऑलमोस्ट 1 महीने की अगर मेमोरीज खो चुका है, तो वो उस टाइम पे जी रहा है जिस वक्त उसकी और वांग लिंजाओ की शादी होने वाली थी और 1 महीना बचा था। यानी कि आजकल के ही टाइम में उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी, या फिर हो चुकी होती, या फिर होने वाली होगी, ऐसा कुछ वो यहाँ पे बोल रहा था। तो तभी मैडम यू उसको आंसर करते हुए बोलती है कि हाँ, तुम्हारी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी, लेकिन इस वक्त तुम पूरी तरीके से इंजर्ड हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी शादी करनी चाहिए। और वो वांग लिंगजाओ की तरफ देखते हुए बोलती है, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी भी इम्पेशेंट नहीं है कि उसे आज ही शादी करनी है। 2-3 महीने रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैडम यू अपनी सेंटेंस को कंप्लीट कर ही पाई थी कि वैसे ही वांग लिंगजाओ मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या 2-3 महीने? लेकिन हम इतना क्यों वेट करें? इस वक्त विंग पूरी तरीके से ठीक है, वो खतरे से बाहर है, उसको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतना वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना भी हो सके उतनी जल्दी ही हमें शादी कर लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी शादी तो वैसे भी 1 हफ्ते के बाद ही होने वाली थी ना, तो मुझे लगता है कि हमें 1 हफ्ते के बाद ही शादी कर लेनी चाहिए। वो विंग की तरफ देखते हुए एक होप के साथ उसने बोला था कि शायद विंग भी यही बोलेगा, लेकिन यहाँ पे वांग लिंगजाओ के जो इंटेंशंस थे ना, उनको थोड़ा सा तोड़ते हुए विंग बोलता है, मुझे लगता है कि आंटी यू ठीक बोल कह रही हैं, क्योंकि अभी मैं भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इस हेड इंजरी के साथ साथ जो भी ऑपरेशन हुआ है, उसको रिकवर होने में 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो मुझे तब तक का वेट तो कर ही लेना चाहिए। तुम्हें तो पता है ना मुझे नाचने का कितना शौक है, और अपनी ही शादी में मैं नहीं नाचूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैडम आंट यू की बात मानते हुए हमें लगभग 3 महीने तो रुक ही जाना चाहिए। यहाँ पे वांग लिंगजाओ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस वजह से कि 3 महीने उसे रुकना होगा, और क्या होगा अगर इन 3 महीनों में विंग अपनी मेमोरी को रीगेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वो अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि विंग को कुछ भी याद आए, और अगर उसे याद आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब तक विंग को दोबारा से अपने प्यार में फंसा ले, तो शायद हो सकता है कि विंग दोबारा से किसी और के पास ना जाए, स्पेशली इस लान वांग जी के पास तो बिल्कुल भी ना जाए। लेकिन जैसे कि वांग लिंगजाओ को पहले ही पता चल चुका था कि लान वांग जी विंग के ही घर में रहता है और उसी के साथ दिन रात स्पेंड करता है, तो ऑफकोर्स सी बात थी, ज़्यादा चांसेस थे कि हो सकता है लान वांग जी विंग को दोबारा से अपने प्यार में डाल दे, या फिर उन दोनों को दोबारा से प्यार हो जाए, और हो सकता है कि उसका पत्ता बहुत अच्छे से साफ हो जाए। इसलिए वो विंग की ये बात तो मान लेती है कि ठीक है, चलो हम शादी 3 महीने के बाद करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे शिफ्ट होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरीके से किसी भी प्रेशर को अपने माइंड में लो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। वो अपने मन ही मन में सोच रही थी 3 महीने काफ़ी हैं, अगर तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो हो सकता है तुम उससे 6 महीने कर दो। इसलिए उसने विंग को बोला कि वो आज के बाद उसी के घर में शिफ्ट हो जाएगी, और विंग भी
अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ही घर में शिफ्ट होने की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश था और उसने वांग लिंजाओ को टाइटली हग करते हुए बोला, सच में तुम मेरे घर में शिफ्ट होने वाले हो? मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं था कि तुम ऐसा भी डिसीजन लोगे। खैर, मैं खुश हूँ कि तुम ये सब कुछ करने वाली हो सके तो मेरे घर पहुँचने से पहले ही अपने पूरे सामान को घर पहुँचा दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं घर पहुँचने के बाद मेरा हर एक टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड हो। ऐसा कहते हुए उसने अपने हक को ब्रेक किया, लेकिन तब तक उसकी नज़र वांग लिंजाओ के हाथ पे पड़ चुकी थी, जहाँ पे उसकी इंगेजमेंट की रिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त नहीं थी। विन, जो कि वांग लिंजाओ के हाथ को देख रहा था, उसने वांग लिंजाओ के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके वांग लिंजाओ से पूछा, जा जाओ, तुम्हारी इंगेजमेंट रिंग कहाँ है? क्या तुमने उसे घुमा दिया है या फिर तुम उसे पहनते नहीं हो क्या? ऐसा कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे वो सच में वांग लिंजाओ से बहुत ज़्यादा अटैच था। और वांग लिंजाओ ने जैसे ही उस इंगेजमेंट रिंग के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी और गल्प भी करने लगी थी, क्योंकि 4 साल पहले जिस रिंग को उसने फेंक दिया था, आखिरकार आज वो उस रिंग को कैसे वापस लाए और कहाँ से लाए। अभी वांग लिंजाओ ने बहाना सोचा भी नहीं था कि तब तक विंग ने दोबारा से इसे क्वेश्चन कर लिया, क्या हुआ जय जाओ, कहाँ है वो रिंग? क्यों नहीं पहनी है तुमने वो? विंग के इस दोबारा से क्वेश्चन के साथ वांग लिंजाओ और भी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी और अपने ही मन में और एक स्ट्रॉन्ग सा रीज़न ढूंढने लगी थी, एक स्ट्रॉन्ग सा बहाना ढूंढने लगी थी। क्या वो बहाना वो ढूंढ पाएगी या नहीं, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।